कल हम लोग कहाँ तक थे? गांधी जी के खेड़ा तक पहुँच चुके थे। गांधी जी खेड़ा किए और यहाँ के बाद गांधी जी एक बेस्ट लीडर के रूप में हो गया। अभी तक गांधी जी जहाँ भी हुआ लोकल स्ट्राइक या लोकल जो भी होता था वो लोकल लेवल पर हुआ था। एक कंट्री लेवल पर अभी तक कोई स्ट्राइक हुआ नहीं हुआ था। अब बता रहे हैं गांधी जी का कंट्री लेवल पर क्या होगा। हो क्या रहा था, एक तरफ वर्ल्ड वार फर्स्ट लास्ट होने वाला था। लास्ट होने वाला क्या 1918 कब 11 नवंबर 1918 में फर्स्ट वर्ल्ड वार क्या हो गया, खत्म हो गया। किस पे सीज फायर कौन किया? सीज फायर कौन सा ग्रुप किया? कौन सा सीज फायर किया? सेंट्रल पावर। कौन सा पावर? सेंट्रल पावर में कौन कौन था? इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और तुर्की, जिसको हम लोग ऑटोमन इंपायर बोलते हैं। कौन सा? ऑटोमन इंपायर। यहाँ तक ठीक है। अब कहानी बताए थे ना कि जब वर्ल्ड वार फर्स्ट चल रहा था तो देश के जो एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट नेता थे, इनको ऐसा लग रहा था कि हम अगर इनका सहयोग करेंगे, इनका हेल्प करेंगे, तो ये हमको खुश होके सेल्फ गवर्नमेंट बनाने के लिए दे देंगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में हम इनका हेल्प किए हैं, ये हमको क्या करेंगे, बोलेंगे चलो तुम सेल्फ गवर्नमेंट बना लो। ऐसा लग रहा था और यही कारण था कि दोनों नेता, चाहे वो नरम दल के हो या गरम दल के, पहले तो सिर्फ नरम दल थे, बाद में गरम दल का भी एंट्री हो गया। और महात्मा गांधी, दूसरा बाल गंगाधर तिलक, घर घर जाके साइकिल से या न्यूज़पेपर के माध्यम से घर घर जाके बुलाया जाता था कि आओ अभी हम मदद करेंगे, फौज में भर्ती हो, भर्ती करवाया जाता था। इसलिए गांधी जी को एक आलोचना भी मिला था कि ये ब्रिटिशर्स का सर्जेंट है जो कि भर्ती करवाता है। क्या है? ब्रिटिशर्स का सर्जेंट। लेकिन इन लोगों का क्या मानना था कि अब हम जल्दी जल्दी लड़ाई लड़के अगर इनको हम जीत दिलवा देंगे तो ये हम पे क्या हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे और हम पे सहानुभूति दिखा के सेल्फ गवर्नमेंट बनाने का मौका देंगे। जीत भी गए ब्रिटिशर्स, इंग्लैंड जीत गया। एलाइड पार्टी का सबसे बड़ा जो मेन ग्रुप था वो ब्रिटिशर्स ही था, जीत भी गया। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब यहाँ पे दो कंडीशन एक साथ लागू हुआ। ठीक है, दो कंडीशन एक साथ लागू हुआ। पहला कंडीशन, ब्रिटिशर्स को लगा कि अब तो हम जीत गए हैं, अब इन लोगों का डिमांड शुरू हो जाएगा। डिमांड क्या शुरू होगा कि हमको सेल्फ गवर्नमेंट बनाने का मौका दीजिए। ये उस मौका को ख़त्म करने के लिए कि लोग विद्रोह न कर दे, समय ले रहा था, थोड़ा थोड़ा समय ले रहा था कि अब करेंगे। तो लोग सड़क पर उतरने लगे कि अपने वादा को पूरा करो, सेल्फ गवर्नमेंट, अब तुम वहाँ लड़ाई जीत चुके हो, हमें सेल्फ गवर्नमेंट बनाने का मौका दो। हाँ, ब्रिटिशर्स लोग जीता था, एलाइड पावर। अब यहाँ पे क्या हुआ, बोला कि मान लो क्या हो रहा था उस टाइम में, सिचुएशन क्या था, लोग अपने मांग पर आ गए कि आप जीत चुके हैं, हमको सेल्फ गवर्नमेंट बनाने दीजिए। इंग्लैंड कभी ऐसा चाहेगा? ब्रिटिशर्स वो तो चाहेगा कि और कॉलोनियल पावर बढ़े। वो क्या किया, इस चीज़ को दबाने के लिए, रेवोल्यूशनरी को दबाने के लिए एक लॉयर था ब्रिटिश का जिसका नाम था रॉलेट। क्या नाम था? रॉलेट। वो पहले एक्ट था, बाद में बिल जारी हो गया। पहले बिल था, बाद में एक्ट जारी हो गया और एक एक्ट निकाला मार्च में 1919 के किस में? मार्च में 1919 मार्च। इसमें एक एक्ट आया जिसको बोलते हैं रॉलेट एक्ट। कौन सा एक्ट? रॉलेट एक्ट। इस एक्ट का दूसरा नाम है ब्लैक एक्ट। क्या नाम है? तो क्वेश्चन में पूछ सकता है, ब्लैक एक्ट कभी कभी दे देगा कि राइट द शॉर्ट नोट्स ऑन ब्लैक एक्ट, तो ये नहीं कि ब्लैक एक्ट कौन सा है, उसी को क्या बोलते हैं। इस एक्ट को बुक में भी बताया गया है, नो वकील, क्या? नो अपील, पहले नो अपील, नो दलील एंड नो वकील। इसका मतलब समझो, ये एक ऐसा कानून था जो लोगों को बताया गया कि हम देश के विरुद्ध कोई भी रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन दिखना नहीं चाहते हैं। क्या नहीं चाहते हैं?
कोई भी क्रांतिकारी संगठन नहीं होना चाहिए, कोई भी क्रांतिकारी विचार नहीं होना चाहिए देश के विरुद्ध। एक एक्ट निकाला जिसमें था नो अपील। अगर कोई आदमी इस तरह का पकड़ा गया कि जो डिमांड कर रहा है कुछ, तो उसको पकड़ लिया जाएगा, और जब एक बार पकड़ा गया तो उस पर नो अपील, वो अपील भी नहीं कर सकता है कि किस जुर्म में, अपना दलील भी नहीं दे सकता है कि हम सही हैं कि गलत, और वकील भी हायर नहीं कर सकता है। डायरेक्ट 2 साल तक का जेल था। क्या था? 2 साल तक का जेल। अभी तो और सख्त कानून, मतलब, और इसके कारण क्या हुआ, जितने भी बड़े बड़े लीडर थे उनको पकड़ के जेल में डाल दिया गया। कितना दिन के लिए? 2 साल के लिए। इसके विरोध में 6 अप्रैल को, कितना, 6 अप्रैल, गांधी जी सत्याग्रह करने का फिर से ठाना कि हम सिर्फ सत्याग्रह। कितना अप्रैल को? 6 अप्रैल को सत्याग्रह करने के लिए किए। 6 अप्रैल को लोगों को बुलाया गया कि हम लोग करेंगे। अच्छा, एक और चीज़, 1919 में ही एक और चीज़ हुआ। अप्रैल में अमृतसर में हमेशा मेला लगता है जिसको बोलते हैं बैसाखी फेयर। क्या बोलते हैं? बैसाखी फेयर। ठीक है, बैसाखी मेला लगता था। अब ये एक्ट पहले आ गया, रॉलेट एक्ट जो आया, और इसमें यहाँ पे मार्शल लॉ लगा दिया। मार्शल लॉ का मतलब होता है कि वहाँ का जो सिचुएशन है वो सेना हैंडल करेगी। कौन हैंडल करेगी? सेना। वो अपने अनुसार जो सही जो गलत वो क्या करेगी? हैंडल करेगी। मार्शल लॉ लग गया। और यहाँ पे रॉलेट एक्ट, इस एक्ट के अनुसार क्या था कि आप लोग ग्रुपिंग बना के रोड पे नहीं निकल सकते हैं। अगर हमको संदेह हो गया कि आप कुछ गलती कर सकते हैं तो इसके अकॉर्डिंग हम आपको जेल में डाल सकते हैं। आप ये भी नहीं पूछ सकते हैं कि गलती क्या। 2 चीज़ हो गया। अब बेचारे गांव के आदमी मूर्ख, उनको क्या समझ कि अभी एक्ट चल रहा है। वो क्या हुआ 13 अप्रैल को। अब किस लिए? अच्छा, मेला ही सिर्फ नहीं था, एक और घटना हुआ उससे पहले। 10 अप्रैल को 2 इंपॉर्टेंट लीडर, एक का नाम था सत्यपाल। क्या नाम था? सत्यपाल। और दूसरे का नाम था डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। क्या नाम था? डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। 2 लिख लो। 10 अप्रैल, 10 अप्रैल, 6 अप्रैल को सत्याग्रह का डिसीजन लिया गया। किसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा। यहाँ पे लिख लेना, इन 10 अप्रैल सत्याग्रह डिसाइडेड बाय गांधी जी। ठीक है, 6 अप्रैल। 10 अप्रैल को 2 लीडर, एक का नाम था सत्यपाल। क्या नाम था? सत्यपाल। और दूसरा का नाम था डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। इनको पकड़ के जेल में डाल दिया गया। क्या कर दिया गया? पकड़ के जेल में डाल दिया गया। अब लोग और उपद्रव मचाने लगे कि क्या हो रहा है। मतलब उस समय वहाँ के लोगों को यही हैंडल कर रहा था। ठीक है, और इन्हीं को क्या कर दिया गया? जेल में डाल दिया गया। और जेल में तो पता है 2 साल के लिए गए, परमानेंट जेल। 13 अप्रैल को इसी चीज़ को क्या करने के लिए, आगे एक्सटेंड करने के लिए, एक बाग है जिसका नाम है जलियांवाला, अमृतसर में। कहाँ है? जलियांवाला। एक पार्क टाइप का था, और वो पार्क का बनावट ऐसा था कि आप एक तरफ से इंटर कर सकते हैं, उसी से फिर छोटा सा गेट था। बैसाख का मेला था। लोग क्या हो, लोग को उतना समझ में था नहीं कि अभी एक्ट चल रहा है, मेला है, तो बाद में पहले हमको कानून को फॉलो करना है। उतना समझ था नहीं। अभी कोरोना में कितना को नहीं पता चलता क्या हो रहा है, काहे इसे कर रहा है। एक से एक गाँव में था। तो यहाँ भी क्या हुआ, लोग बैसाख मेला में एक साथ खड़े हो गए। एक साथ खड़े हो गए बिना किसी निर्देश के। वहाँ पे उस समय आर्मी का जो लीडर था, नाम था जनरल डायर। क्या नाम था? जनरल डायर। वो बिना किसी वार्निंग के आए और फायरिंग का आदेश दे दिए। किसका आदेश? फायरिंग का आदेश दे दिए। फायरिंग हुआ। आज भी जिसको जाके चेक करना है तो वो बना हुआ है, उसमें गोली वगैरह का आज भी मिलेगा। वहाँ पे गोली का दाग पूरा मिलेगा कि कैसे गोली लगा था। उस टाइम के हिसाब से ऑफिशियल नोटिस, ऑफिशियली जो जारी है उसके अनुसार 1650 फायरिंग के ऑलमोस्ट हुआ था। लगभग 1650 फायरिंग। कितना फायरिंग? 1650 फायरिंग। सरकारी आंकड़ा के अनुसार
लगभग 350 से 400 आदमी मरा था। कितना? 350 से 400। बाद में कांग्रेस का एक आयोग बैठा कि कितना आदमी मरा, तो उसके अनुसार लगभग 1250 से 1300 आदमी मरा था। कितना आदमी? 1250 से 1300। लगभग 50 आदमी तो भागने के चक्कर में, जान बचाने के चक्कर में अंधाधुंध फायरिंग हो रहा था, कुआं में कूद गया। किस में कूद गया? कुआं में, वेल में कूद गया वहां पे जान बचाने से। अब एक कूदा, उसके ऊपर दूसरा कूदेगा, क्या बचेगा? एक तो ऐसे ही कुआं ऊपर से अकेले रहता तो हेल भी सब, आदमी पे आदमी कूद रहा है, मर गया उसमें। इतना ही नहीं हुआ, जिस गेट से निकल रहा था, अगर गेट की तरफ भाग रहा था, उसको वहीं पे मार दिया जा रहा था। और बताया ना कि सरकारी आंकड़ा, जब इसका आयोग बैठा तो इसमें क्या हुआ? 1200 आदमी मरा। तो इस कांड को, इस भयावह कांड को कब अपनाया गया था? 13 अप्रैल। तो याद रख लो, 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग कहाँ है? अमृतसर। अमृतसर में जलियांवाला बाग हुआ था। क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हुआ था। समझ में आ गया? कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को ये भयावह घटना हुआ था। एक और चीज बता देते हैं। तुम लोग सुना होगा कि डायर की हत्या कौन किया था बाद में? उधम सिंह। वो उधम सिंह जो मारे थे, वो यही जनरल डायर नहीं थे, ध्यान में रखना। वो जनरल डायर अलग थे, वो ओ डायर थे। इन जनरल डायर का मृत्यु अपने आप 5-6 साल बाद हार्ट अटैक से हो चुका था। ठीक है, तो अभी तक बहुतों का ही कन्फ्यूजन था कि इसी जनरल डायर को उधम सिंह लंदन में जाके मारे। ठीक है, इस पर फिल्म भी आया है उधम सिंह, वो अलग जनरल डायर था, मतलब वो डायर कोई और था, ये डायर और है। ठीक है, तो लीडर था ना। हाँ, यहाँ तक पहले इसको लिख लो। अब इसके बाद बताएंगे कि क्या हुआ। फिर इसके बाद जलियांवाला बाग कांड हुआ। एक क्वेश्चन यहाँ से और पूछता है कि जलियांवाला बाग कांड हुआ तो इसमें ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट क्या की? तो एक आयोग, एक कमीशन लगाया जिसका नाम था हंटर कमीशन। क्या लगाया? हंटर कमीशन। कब लगाया गया? घटना के बाद, कि जांच करे कि असल में गलती किसका था। हंटर कमीशन। इस हंटर कमीशन में जनरल डायर को क्लीन चिट दे दिया गया। क्या दे दिया गया? क्लीन चिट। इसका कोई गलती नहीं। बोला कि तो बेचारा अपना जान बचाया, अगर ये नहीं करता तो पब्लिक इसी को मार देता। ये अपने जान बचाने के चक्कर में ये निर्मम हत्या किया गया है। ठीक है, निर्मम हत्या नहीं बोला, मतलब आप बता रहे हैं, लेकिन वास्तव में हंटर कमीशन उसको क्लीन चिट दे दिया। किसको? जनरल डायर को। और जनरल डायर को क्लीन चिट के अलावा उनको इनाम भी दिया गया कि आप बहुत शानदार काम किए हैं, उनको इनाम वगैरह भी मिला। अब इसके विरोध में इंडियन लीडर को तो कुछ करना था, तब बहुत इंडियन लीडर को ब्रिटिशर्स वगैरह अवार्ड वगैरह जो दिए थे, उसमें से एक फेमस क्वेश्चन जो बार बार पूछता है, रविंद्रनाथ टैगोर अपने टाइटल सर की उपाधि को वापस कर दिया। किसकी उपाधि को? सर की उपाधि को। नाइटहुड, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नाइटहुड। क्या बोलते हैं? नाइटहुड। नाइटहुड को वापस कर दिया कि हमको ऐसा उपाधि, ऐसा अवार्ड नहीं चाहिए। किसके विरोध में किए थे? हंटर कमीशन के। अब सत्याग्रह का डिसीजन कौन लिया था पहले? 6 अप्रैल को। ये जल्दी में 18 अप्रैल को बंद कर दिया गया। कब? 13 अप्रैल को घटना हुआ और 18 अप्रैल को, कितना को? 18 अप्रैल सत्याग्रह का डिसीजन क्या हो गया? सत्याग्रह वाज क्लोज्ड बाय गांधी जी। क्या कर दिया गया? सत्याग्रह को वापस ले लिया गया गांधी जी के द्वारा। यहाँ तक समझ में आ गया? हंटर कमीशन बैठा, वो भी उसको क्या कर दिया? क्लीन चिट दे दिया गया। अब हम लोग को सिलेबस में ही नहीं पढ़ना है कि कांग्रेस भी अपना एक कमीशन बैठाया था और वो जांच करवाया कि क्या हुआ, ये सब नहीं पढ़ना है। कांग्रेस अपना बस संतुष्टि के लिए किया, उसके हाथ में कुछ था नहीं उस टाइम में। ठीक है, यहाँ पे समझ में आ गया। अब यहाँ तक में 2 फेमस क्वेश्चन। फर्स्ट वर्ल्ड वार जो हुआ
उस दौरान इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ा? व्हाट इज द इम्पैक्ट, व्हाट वाज इम्पैक्ट ऑन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर टू इंडिया? इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ा? इसको किस फ्लो चार्ट में लिखना है, इसको समझ लो। एकदम इसी प्रकार से पॉइंट याद रखना है। व्हाट वाज What was the impact of India after फर्स्ट वर्ल्ड वार? क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा? इसको एकदम फ्लो चार्ट में लिखो इस तरह से, पॉइंट वाइज याद रखो, बाद में किसको इलोबरेट वहां कर दोगे तुम लोग। पहला, अब तुम ही बताओ, जहां पे फर्स्ट वर्ल्ड वार होगा तो क्या क्या गड़बड़ाएगा? इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पूरा का पूरा सिनेरियो चेंज हो गया। क्या हो गया? तो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिनेरियो वाज चेंज्ड। ठीक है, ये समझ में आ गया। सेकेंड, फूड का शॉर्टेज हो गया। क्या हो गया? शॉर्टेज ऑफ फूड, शॉर्टेज ऑफ फूड। थर्ड, फूड का शॉर्टेज होगा, साथ में प्राइस का क्या होगा? प्राइसेस ऑफ कम्युनिटीज इंक्रीज। चाहे वो फूड हो या और भी सामान हो, उसका प्राइस क्या होगा? काहे कि खर्चा हुआ है, एक्सपेंस। लड़ाई तो एक्सपेंसिव होता है। अब लड़ाई को ठीक करने के लिए क्या होगा? टैक्स बढ़ाएगा, रेवेन्यू बढ़ाएगा, फिर पैसा हम ही लोग से लेगा। तो प्राइस ऑफ कम्युनिटीज, या सीधे लिखो ना, प्राइस विल, प्राइस वाज इंक्रीज। दाम को क्या कर दिया गया? हर क्षेत्र में, चाहे वो फूड के रूप में हो या आर्टिकल, जो भी चीज हो। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? फोर्सफुली, जबरन सेना में भर्ती। क्या होने लगा? जबरन सेना में भर्ती होने लगा। ये समझ में आ गया? और यहाँ भी विरोध था, जिसको नहीं मन था जबरन उसको सेना में आओ। क्या करो? सेना में आओ। फोर्सफुली ज्वाइन करके पैसा नहीं देता, ज्वाइंड इन आर्मी। पैसा नहीं देता। एक्सपेंसिव इन एक्सपेंसिव इन। अब होता क्या था? देखो, टैक्स किससे लेता था? भारतवासियों से। और खर्च किस पे करने लगा ज़्यादा से ज़्यादा? ब्रिटिशर्स के डिफेंस पे। अब बताओ, पैसा हमसे लेके और खर्च किस पे? तो किसका हर तरफ से नुकसान हो रहा था? तो यहाँ पूरा का पूरा ये क्या हो गया? तो इतना पॉइंट को याद रखो और इस पॉइंट को लिख के आप अपने लैंग्वेज में फिर लिख देना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी 4 से 5 नंबर का होगा। यहाँ तक समझ में आ गया? अब जब जलियांवाला बाग कांड खत्म, समझ में आ गया? अब हम दूसरी तरफ जा रहे हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वार में बताए थे 2 ग्रुप कौन कौन था? सेंट्रल पावर में कौन कौन था? उधर क्या कौन कौन था? रसिया, फ्रांस, इंग्लैंड, जापान, यूएसए। बताए थे ना कि रसिया वगैरह जब उधर था, इधर जब सर्बिया कांड कर दिया था, गोली वगैरह, ऑटोमन एम्पायर रसिया पे कूच कर दिया था। कौन? यानी टर्की। कौन कर दिया था? टर्की। अब जब फाइनली जर्मनी हार गया तो जीता हुआ क्या करेगा? हारा हुआ को बदला तो लेगा ही। वो क्या किया? टर्की पे बहुत सारा बैंड लगाना शुरू कर दिया। किस पे? कौन? ब्रिटिशर्स। सबसे पहला क्या करा? अब इसको देखो,
इसको समझो, दो घटना एक साथ हुआ और फिर यहाँ से गांधी जी का आगमन हुआ। गांधी जी का आगमन नहीं लिख पाया है, लिख लो। जो ब्रिटिशर्स था, क्या था? ब्रिटिशर्स, वो हारा हुआ देश, हारा हुआ, सिर्फ जर्मनी नहीं हारा था, उसके साथ में कौन था? अलायंस टर्की, जिसको हम लोग ऑटोमन एम्पायर बोलते हैं। जर्मनी। हाँ, ये टर्की, इसके साथ क्या हुआ देखो, टर्की जो है ये अपना स्पिरिचुअल गुरु किसको मानता है? खलीफा को। किसको? खलीफा को। यानी टर्की जो है अंडर द कैलिफेट, इसको इंग्लिश में क्या लिखते हैं? कैलिफेट। यानी इस एक पोस्ट होता है, हम लोग भी क्या होता है, हम लोग किसको ज्यादा तवज्जो देते हैं? राष्ट्रपति। कोई भी चीज करना होता है, नहीं वो तो है ही, हम लोग भी एक देते हैं ना, जैसे किसी पंडित जी वगैरह को, तो एक तरह से धार्मिक स्पिरिचुअल थे। क्या थे? एक पद था जिसको फॉलो करता था पूरा टर्की, नहीं पूरा इस्लाम। क्या? पूरा इस्लाम, सिर्फ टर्की ही नहीं, चूंकि टर्की इस्लामिक कंट्री था। खलीफा को, खलीफा एक पोस्ट होता है जो वहाँ पे, जिसको हम लोग बोलते हैं ना कि मतलब ज्ञानी पुरुष। हाँ, तो वहाँ पे टर्की एक इस्लामिक कंट्री है, वहाँ पे सबसे स्पिरिचुअल हाई लेवल पर कौन बैठते हैं? खलीफा। टर्की इस खलीफा पोस्ट, ब्रिटिशर्स इस खलीफा पोस्ट को क्या करना चाहता था? हटा देना चाहता था। क्या करना चाहता था? डेमोक्रेसी नहीं होता था ना, खलीफा बनते। हाँ, उस टाइम में नहीं था। ठीक है, टर्की को क्या कर दिया? उसके खलीफा के पोस्ट को हटा दिया गया। अब जैसे ही खलीफा के पोस्ट को हटना, इस्लामिक लोग टेंशन में आ गया कि मेरे किसी के भी धर्म के साथ अगर छेड़छाड़ हो तो ज़्यादा ले लेता है। 1857 का रेवोल्यूशन जो हुआ था, तुम लोग को तत्कालिक कारण पता नहीं होगा। 1857 का जो तत्कालिक कारण था वो ये था कि बंदूक में जो कारतूस भरते हैं ना, उसको दांत से खींचना पड़ता था, और दांत से खींचने में ये अफवाह उड़ाया गया, या हो सकता है रियलिटी हो, कि जो खींचते हैं उसमें गाय और सुगर का चर्बी लगा हुआ है। ये हमारे धर्म को क्या किया गया? जब जब धर्म पर आया तब तब आदमी उतावला हुआ है। दूसरा धार्मिक क्या था कि समुद्र पार भेजा जाता था इंडियंस को सोल्जर के रूप में, कि तुम सेना है, जरूरत है वहाँ लड़ाई जाओ। अब अपने धर्म में समुद्र को अब नहीं, उस टाइम समुद्र के इस पार से उस पार जाना, यानी समुद्र को लांघना धर्म के विरुद्ध माना जाता था। क्या किया जाता था? धर्म के विरुद्ध माना। उसके लिए तो पढ़ा होगा ना कि पहले उस परमिशन लिए, उनसे पूजा किए, वो चाहते तो जा सकते थे। तो ये एक अपना है। वहाँ भी इस पोस्ट को, खलीफा को क्या किए? हटा दिया गया। अब इससे इस्लामिक लोग क्या हो गया? मुस्लिम सब। और ये नहीं कि सिर्फ टर्की के, इंडिया के मुस्लिम लोग भी जो थे वो इसके लिए घुसा गए। और इस सिचुएशन का फायदा गांधी जी उठाए, बोले कि अभी ही मौका है। तुमको पता था कि 1857 के बाद से डिवाइड रूल स्टार्ट कर दिया था, डिवाइड एंड रूल कर दिया था। गांधी जी बोले कि तो डिवाइड एंड रूल कर रहा है, यही एक मौका है। 1905 में किया भी था पार्टीशन ऑफ बंगाल। यही एक मौका है कि डिवीजन को कंबाइन करने का मौका है। वो इस मुस्लिम कम्युनिटी को अपने अंदर में मिलाने के लिए बोले कि हम इसका विरोध करते हैं। हाँ, गांधी जी बोले, दिमाग, लीडरशिप क्वालिटी यही है कि खलीफा के पोस्ट को ऐसे किया है, यानी इस्लाम को छेड़ा है मेरे मुस्लिम भाइयों को, अब तो इसके विरुद्ध आवाज उठाना पड़ेगा। अब मुस्लिम लोग भी देखा कि गांधी जी लीडर थे। उस समय खलीफा के विरुद्ध जो दो मेन लीडर थे मुस्लिम लोग का, उनका नाम था अली ब्रदर। क्या नाम था? अली ब्रदर। अली ब्रदर्स। ये ब्रदर्स जो थे इसमें दो थे, एक मोहम्मद अली और एक थे शौकत अली। क्या नाम था? शौकत अली। ये दो भाई थे जो खिलाफत, मतलब ये खलीफा के विरुद्ध जंग छेड़े थे। उसको कौन अपने में मिला लिया? गांधी जी। कौन मिला लिया? गांधी जी। और गांधी जी मिला के बोले कि हम आपके समर्थन में हैं। अब अली ब्रदर्स क्या किया? गांधी जी की जय। अली ब्रदर्स बोला कि हम आपको अपना लीडर मानते हैं। क्या मानते हैं? लीडर मानते हैं। अब आप ही अपने लीडरशिप में इसको कीजिए। गांधी जी बोले, गांधी जी लीडर बन गए और यहाँ से एक
मूवमेंट चलाया जिसको बोलते हैं खिलाफत आंदोलन। क्या बोलते हैं? आंदोलन। तो खिलाफत आंदोलन कब हुआ? खिलाफत अक्टूबर 1919 में। कब? अक्टूबर मेनली अक्टूबर, ऐसे डेट 21 अक्टूबर वगैरह, लेकिन अक्टूबर 1919 कौन सा आंदोलन चला? खिलाफत। इसको कैलिफेट भी बोलते हैं, खलीफा को इंग्लिश में। खिलाफत आंदोलन। कौन सा आंदोलन? खिलाफत आंदोलन। खिलाफत मूवमेंट या खिलाफत आंदोलन सेम है, इसको खिलाफत मूवमेंट भी, ठीक है, खिलाफत मूवमेंट। यहाँ तक समझ में आ गया? इसमें क्या मांग था? खलीफा का पोस्ट वापस करो। अब यहाँ तक से भी बात नहीं बना, क्या नहीं हुआ? अच्छा, एक और चीज, इसके विरुद्ध में गांधी जी जो ये काम कर रहे थे, इसके विरुद्ध में दो नेता थे उस टाइम में कि गांधी जी आप गलत कर रहे हैं, आप मुस्लिम लोगों को एकजुट कर रहे हैं। उस समय दो नेता थे, एक थे मोहम्मद अली जिन्ना। कौन थे? मोहम्मद अली। हाँ, मुस्लिम थे, लेकिन गांधी जी का इस स्टेप पर वो विरोध थे कि वहाँ हो रहा है उसके लिए हम यहाँ का है, ठीक है, ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना। दूसरा हुआ मदन मोहन मालवीय। क्या नाम था? दो नेता थे जो इसी का गांधी जी को आलोचना भी किए थे कि हो रहा है टर्की में, इसका हमको यहाँ से क्या मतलब है, बिना बात का झगड़ा मोल लेना। लेकिन गांधी जी किस उद्देश्य से किए थे? हिंदू और मुस्लिम एक होने के लिए। जब तक यूनिटी नहीं आएगा तब तक फ्रीडम नहीं मिल पाएगा। और इसको एक करने के लिए क्या किए? खिलाफत आंदोलन। इसके विरोध में कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना, दूसरा मदन मोहन मालवीय। क्या नाम था? शौकत अली तो अली ब्रदर्स से जो खिलाफत आंदोलन, मोहम्मद अली जिन्ना और मदन मोहन मालवीय, ठीक है, अली जिन्ना और मदन मोहन मालवीय जो इसके अगेंस्ट में थे। खिलाफत आंदोलन शुरू करने के अगेंस्ट में कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना और मदन मोहन मालवीय। यहाँ तक समझ में आ गया? दूसरा कंडीशन देखो क्या हुआ। अब यहाँ पे खिलाफत आंदोलन वगैरह भी क्या होने लगा, उतना ज़्यादा एक्टिव हुआ नहीं, मतलब उतना ज़्यादा कुछ दिखा नहीं खिलाफत आंदोलन में। एक तरफ उसका गुस्सा किसका? जलियांवाला बाग का, खिलाफत का, और एक तरफ डिमांड चल रहा था स्वराज। किसका? स्वराज। स्वराज का मतलब होता है अपना ही, हमें अपना, मतलब इंडिया किसका था? इंडियंस का था, तो हमें अपना चीज़ दे दो, वापस करो। स्वराज का संपूर्ण अधिकार चाहिए हमको, ही नहीं कि चलो ये स्टेट्स पर तुम लोग अपना सेल्फ गवर्नमेंट बना लो। स्वराज, ठीक है, ये तीन चीज चल रहा था। यानी उस टाइम में लगभग 1920 में तीन श्रेणियों क्या चल रहा था, क्या क्या चल रहा था, इसको मिटा देते हैं। क्या क्या हो रहा था? थ्री चीज, थ्री इंसिडेंट हुआ था, वो अभी आगे आएगा। सुनो, थ्री इंसिडेंट क्या था? सबसे पहले जलियांवाला बाग, जिसको बोलते हैं पंजाब जस्टिस, क्या बोलते हैं? पंजाब जलियांवाला बाग। बाग इंसिडेंट, इसी को बोलते हैं पंजाब जस्टिस। जलियांवाला बाग की जगह पंजाब जस्टिस पूछ सकता है। पंजाब जस्टिस ही बुक में दिया हुआ है, ठीक है। दूसरा क्या था? खिलाफत मूवमेंट, ठीक है। थर्ड क्या था? स्वराज। स्वराज, ठीक है। स्वराज का मतलब हमें अपना अधिकार, संपूर्ण अधिकार, ठीक है। ये तीनों एक साथ चल रहा था। गांधी जी को लगा कि तीनों को अब एक साथ लाना चाहिए और एक इंडिया लेवल पे कोई करना होगा, इंडिया लेवल पे एक स्ट्राइक करना होगा जिससे गवर्नमेंट ज़्यादा प्रभावित हो। जलियांवाला बाग, जलियांवाला, ठीक है, जलियांवाला बाग, ठीक है। इसके लिए गांधी जी क्या किए? एक मूवमेंट शुरू किए जिसका नाम था NCM। क्या नाम था? नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। क्या नाम था? नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। इसको सुनो, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। इसका मतलब क्या होता है?
असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन का मतलब समझो, सीधी सी बात है कि उनका कहना था गांधी जी का। अच्छा, एनसीएम आया था 1920 में। कब आया था? 1920 में। इसका देखो दो कंडीशन क्या होता है, अभी नहीं आया। दो कंडीशन देखो। असहयोग आंदोलन चलने के कंडीशन देखो, क्या क्या कंडीशन हुआ और असहयोग आंदोलन शुरू हो गया। सबसे पहले हुआ क्या कि इस टाइम में एक मास लेवल का स्ट्राइक चाहिए, मास लेवल का रेवोल्यूशन चाहिए, क्रांति होना था, तब ये कुछ होता। इसी दौरान एक दोहरा अपॉर्चुनिटी भी गांधी जी को मिल गया। बाल गंगाधर तिलक डेथ कर गए। कौन डेथ कर गए? बाल गंगाधर तिलक डेथ कर गए। लोगों को उनके लिए और क्या हुआ, भीड़ का उमराव होने लगा कि भाई हमारे नेता का क्या हो गया, डेथ। लोग और उम्र के होने लगे। स्पेशल सीजन हुआ 1920 में, जिसको बोलते हैं कलकत्ता सेशन। क्या बोलते हैं? अच्छा, इस सेशन क्या होता है? सत्र होता क्या है? कांग्रेस हर साल एक बैठक बुलाती थी। क्या बुलाती थी? ठीक है। और हर साल एक अध्यक्ष चुनाव करता था, हर साल। ठीक है, कि यहाँ पे बैठक होगा और इसके अध्यक्ष ये होंगे। उस बार 1920 में किस दिन? 1 अगस्त के। किस दिन? 1 अगस्त को एक बैठक हुआ और उस बैठक को कहाँ पे आयोजन किया गया था? कलकत्ता में। कहाँ पे? कलकत्ता में। 1 अगस्त 1920। कहाँ पे? कलकत्ता। इसके जो लीडर थे उनका नाम था लाला लाजपत राय। क्या नाम था? इसके लीडर कौन थे? लीडर का मतलब चेयरमैन, अध्यक्ष लाला लाजपत राय। ये एक्सट्रीम दल के नेता थे। किस दल के? बहुत समय बाद गरम दल के कोई नेता अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के। ये समर्थन दे दिए कि असहयोग आंदोलन देश लेवल पर होना चाहिए। क्या दे दिए? इससे पहले जो भी बनता था उसको डर लगता था कि इतना बड़ा मूवमेंट एकाएक इंडिया लेवल पर अभी ठीक नहीं है, अंग्रेज गुस्सा जाएगा, बुरा मान जाएगा। ठीक है, ये क्या कर दिए? समर्थन दे दिए। तो यहाँ पे क्या हुआ? समर्थन मिला था। ठीक है, इसी दौरान नागपुर में, कहा? इसी दौरान नागपुर में, इसको यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे देख लो, लगभग नवंबर, कब? नवंबर में एग्जैक्ट डेट पता नहीं, नवंबर में नागपुर में सेशन हुआ 1920 में ही। कितना? सुनो, 1920 में 2 बैठक हुआ। एक कहाँ हुआ था? इसको बोलते हैं स्पेशल सेशन, बुलाया गया था। एक कहाँ हुआ? नागपुर। यहाँ पे एनसीएम को क्या कर लिया गया? एडॉप्ट कर लिया गया। क्या कर लिया गया? एडॉप्ट मतलब लागू कर दिया गया। अब एनसीएम है क्या? नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। क्या है नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट? इसमें क्या गांधी जी के द्वारा क्या बताया गया, एक बार समझ लो। इसमें बताया गया कि हम ही लोग के कारण ब्रिटिशर्स इतने हम पे क्या कर रहे हैं, कब कर रहे हैं। हम लोग अगर उनको कोऑपरेट नहीं करें, कोऑपरेट का मतलब सहयोग न करें, तो वो लोग ऐसे ही कमजोर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? और एक घटना है, इसको सुन लो। जब नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट का शुरू हुआ तो गांधी जी से एक वहाँ के उस समय कौन थे बताएगा कोई? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। क्या नाम था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। वो वाइसराय थे। बोले कि अच्छा गांधी जी बताओ, आप जो एनसीएम कर रहे हैं इससे क्या हम लोग वापस चले जाएंगे? एनसीएम का मतलब नॉन कॉर्पोरेशन, असहयोग। अगर आप मेरा सहयोग न करेंगे तो क्या मैं वापस चला जाऊंगा? गांधी जी आंख में आंख डाल के बोले थे कि ऐसा हमको शक नहीं है, ये पक्का विश्वास है कि अगर भारतीय लोग आपका सहयोग न करें आपको जाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जाना पड़ेगा। इसमें क्या हुआ? उनका कहना था कि जितने भी आर्मी हैं आप अपना ड्यूटी छोड़ दीजिए। असहयोग का मतलब सहयोग देना बंद कीजिए। जितने भी लॉयर हैं आप काम करना बंद कर दीजिए। बच्चे स्कूल जाना बंद कर दें। ठीक है, टीचर्स पढ़ाना, बच्चे नहीं रहेगा तो पढ़ाएगा किसको? टीचर्स पढ़ाना बंद कर दीजिए। यानी हर तरफ से सहयोग देना बंद कर दीजिए, बेचारा ऐसे ही कमजोर पड़ जाएगा। तो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट का मतलब क्या है? असहयोग का मतलब सहयोग देना बंद कर देंगे। ठीक है, इसी
मूवमेंट को क्या बोलते हैं? असहयोग आंदोलन। ये 3 पार्ट में डिवाइड हुआ, अभी आगे पढ़ेंगे। इनको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। ये एक नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट एक टाउन में हुआ, एक कंट्री के रूरल एरिया जिसको कंट्री साइड बोलते हैं, और एक स्वराज प्लांटेशन के। ठीक है, तीनों पार्ट में। अब पहले हम बारी बारी से टाउन के तरफ पढ़ेंगे, फिर किसके तरफ? कंट्री साइड, और फिर स्वराज। इसको डिटेल से पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन यहाँ समझ में क्या हो गया, समझ लो। जब ये हो रहा था, इसको आगे भी पढ़ेंगे कि उतना सफलता इसमें भी नहीं मिला बाद में, क्या कि विकल्प ही नहीं था। अब जैसे उनका, गांधी जी का क्या नाम था कि विदेशी कपड़ा का बहिष्कार करो। क्या करो? बहिष्कार करो। देसी कपड़ा का यूज करो, यानी खादी वगैरह का। व्यापार को बंद कर दो उन लोगों से, लेकिन विकल्प तो चाहिए। मान लो हम व्यापार बंद कर देंगे, कपड़ा पहनना उसका बंद कर देंगे, लोगों को क्या हुआ? खादी ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ रहा था। एक तो पैसा का कमी, ऊपर से एक्सपेंसिव, तो लोग को मजबूरी में क्या करना पड़ा? फिर से वही कपड़ा। दूसरा, स्कूल बंद, तो आप शिक्षा के लिए कुछ तो जुगाड़ कीजिए। कुछ व्यवस्था था नहीं, फिर से स्कूल जाना बच्चा स्टार्ट कर दिए। बच्चा स्टार्ट किया, टीचर को भी फिर से जाना मजबूरी हो गया। तो ये भी फेलियर हो गया। लेकिन ये पहला बार था, पूछेगा कि इंडिया का गांधी जी का पहला देशव्यापी आंदोलन कौन था? नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। कब चला? 1920 में। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे असहयोग आंदोलन। अच्छा, इसमें गांधी जी बताए थे कि हम लोग ब्रिटिशर्स को कोऑपरेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कोऑपरेट कर रहे हैं। तो हम लोग अगर कोऑपरेट करना ही बंद कर दें, क्या करें? कोऑपरेट करना ही बंद कर दें, तो क्या होगा? ब्रिटिशर्स ऐसे ही कमज़ोर पड़ जाएगा। क्या हो जाएगा? कमज़ोर पड़ जाएगा। अगर किसी को तुम मदद ना करो, तो हम लोग के यहाँ जब तक, या किसी के यहाँ कोई राज कब करेगा? जब तक कोई उसको कोऑपरेट कर नहीं रहा है। तो कोऑपरेट करना बंद कर देंगे अपने आप, उसको यहाँ से क्या होगा? भागना पड़ेगा। तो गांधी जी जो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट चलवाए, उसका मेन 3 रीजन था। एकदम पॉइंट वाइज याद रखना। पॉइंट याद रहेगा तो क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगा। फर्स्ट, पंजाब इनजस्टिस। पंजाब में जो घटना हुआ था, क्या हुआ था पंजाब में? अमृतसर में जलियांवाला बाग, उसके न्याय के लिए। दूसरा, खिलाफत इशू। खिलाफत इशू, खिलाफत का जो मुद्दा था, खिलाफत क्या था? टर्की के खलीफा का जो क्या किया था? हाँ, उसके पोस्ट का जो क्या किया था, मतलब वो लोग एक तरह से उसका अपमान किया, और उस अपमान का बहिष्कार कौन कर रहा था? पूरा मुस्लिम समुदाय। अब वही मुस्लिम समुदाय इंडिया में था, तो उन लोगों को गांधी जी अपने अंदर मिलाने के लिए, गांधी जी का यह विचार आया कि हम लोग खिलाफत में, और 2 ब्रदर, अली ब्रदर थे, क्या क्या नाम था? मोहम्मद अली और शौकत अली। ये दोनों भाई के सहयोग से गांधी जी को ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी का अध्यक्ष बना दिया गया। क्या क्या बना दिया गया? ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी का अध्यक्ष। खिलाफत इशू। एक थर्ड कारण था स्वराज। स्वराज का मतलब समझो, नाम से ही स्पष्ट है। स्वराज, जो अपने आप पे खुद शासन करे, या अपने शासन के अकॉर्डिंग चले, उसको क्या बोलते हैं? स्वराज। नाम ही स्वराज, जिस पर शासन दूसरा नहीं, कौन करे? स्वराज। इस 3 मुद्दा को भारत में पूरे देशव्यापी रूप से बनाने के लिए गांधी जी कौन सा मूवमेंट शुरू किए? नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। गांधी जी कौन सा मूवमेंट? NCM। इसका नाम है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ठीक है, ठीक है, NCM, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। ये बताए थे ना, कब हुआ था? 1920 में। पहले 2, इसको यहाँ से ये 2 पॉइंट याद रखना कि 1920 में 2 अधिवेशन हुआ था, 2 सेशन चला था इंडियन नेशनल कांग्रेस का। सेशन क्या होता है कि हर बार कांग्रेस का जो ऑर्गेनाइजेशन था वो एक बार बैठक करती थी, और बैठक में क्या क्या करना है, कब तक करना है, कैसे करना है, इसके बारे में विचार विमर्श करती थी। तो उस बार एक स्पेशल सेशन बुलाया गया कलकत्ता में। कहाँ पे? कलकत्ता में 1 अगस्त को बुलाया गया, और उसमें भीड़ भी बहुत ज़्यादा हुआ। भीड़ इस कदर इसलिए हुआ कि उसी समय बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई।
तो जितने भी गरम दल के थे उनका तो आना स्वाभाविक था। और उसमें लीडर भी बने लाला लाजपत राय, जो कि एक्सट्रीमेट दल के लीडर थे। वो पास कर दिया कि हाँ अब नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट चलेगा। क्या होगा? चलेगा, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट होगा और इसको देशव्यापी किया जाए, यानी इसमें सहमति मिल गया। गांधी जी को तो बस यही चाहिए था। इसको फिर से दिसंबर में नागपुर में एक सेशन हुआ, जो होना था वो तो स्पेशल सेशन था कलकत्ता वाला, उसमें इसको अडॉप्ट कर लिया गया। क्या कर लिया गया? अडॉप्ट कर लिया गया। अब नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट से क्वेश्चन पूछता है, कैसे कैसे लिखना है वो हम बताते हैं। 3 तरह का पॉइंट याद रखना है। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट 3 टाइप से चला। NCM। सबसे पहले यह मूवमेंट जो है, यह मूवमेंट किधर की तरफ चला? मूवमेंट इन टाउन, शहर में। कहाँ? टाउन। इसको मेनली क्या बोलते हैं? टाउन। उसके बाद मूवमेंट इन कंट्री साइड। कंट्री साइड का मतलब क्या होता है? रूरल एरिया। कौन सा एरिया? रूरल एरिया, गांव वाला एरिया, जिसको कुछ पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है बाहर में। उस समय तो ऐसा नहीं था मोबाइल से चलो ये करना है, न उतना हर घर टीवी था। थर्ड जो है स्वराज इन प्लांटेशन। स्वराज इन प्लांटेशन। मूवमेंट इन टाउन्स, इसमें क्या हुआ? सबसे पहले मूवमेंट इन टाउन्स में मतलब शहरों में जो हुआ बहिष्कार, इस मूवमेंट का, इस आंदोलन का जो शुरू हुआ, उसमें कौन पार्टिसिपेट किया और क्या क्या हुआ, इसको यहाँ पे देखना है। गांधी जी का विचार क्या था? गांधी जी का विचार क्या था? ठीक है, क्या करेंगे? गांधी जी का विचार क्या था? इसमें क्या देखना है? मिडिल फैमिली जो था, मिडिल फैमिली एक्टिव हुआ। क्या हुआ? एक्टिव। अच्छा, इसका मतलब समझ में आ रहा है? इसका मतलब मिडिल फैमिली क्या होता है? कोई बताएगा? मिडिल फैमिली, मिडिल क्लास तो हाँ, तो देखो जिस घर से लगभग एक ठो नौकरी वाला हो, छोटा मोटा नौकरी वाला, उसको बोलते हैं मिडिल क्लास। जिसमें एक सरकारी या जो घर से एक टीचर हो, लॉयर, ये सब मिडिल क्लास। हायर तो हो गया जिसमें या तो खूब पैसा का बिजनेसमैन भरा हो। लोअर जिसके घर में कोई मतलब सब उपार्जन कर रहा है तो उसको बोलते हैं लोअर। ठीक है, बस उपार्जन करके जी रहा है, छोटा मोटा काम करता है डेली बेसिस पे और कमा खा रहा है, तो मिडिल क्लास फैमिली। समझ में आ गया? ये मूवमेंट इन टाउन, टाउन में बहुत मूवमेंट में इसका समर्थन बहुत ज़्यादा था। ठीक है, गांधी जी का कहना था शहरी लोगों से, स्टूडेंट बाइकॉट स्कूल। क्या? स्टूडेंट बाइकॉट स्कूल एंड कॉलेज। क्या बाइकॉट करना था? बोला गया कि बच्चों को कि आप लोग बाइकॉट कर दीजिए। क्या कर दिए? बहिष्कार। क्या करना है? बहिष्कार। स्टूडेंट बाइकॉट स्कूल एंड कॉलेज। अच्छा, यहाँ पे समझो, अब तुमको अगर जाने से मना कर दिया जाए कि स्कूल जाना नहीं है, तो बदले में कुछ तो व्यवस्था करना पड़ेगा। अभी तुमको बोल दिया जाए कि मोबाइल यूज करना बंद करो, तो अब इस कम्युनिकेशन के लिए कुछ तो व्यवस्था करना पड़ेगा। तो उसी टाइम में इस व्यवस्था को पूरा करने के लिए 2 कॉलेज जो आज के समय में भी फेमस है, एक है जामिया मिलिया कॉलेज। कौन सा? यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया, जिसका आज का नाम है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। सब सुना होगा, अलीगढ़ मुस्लिम। हाँ, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। सेकेंड है काशी विद्यापीठ। कौन सा? जिसका आज BHU के नाम से फेमस है, बनारस हिंदू। ठीक है, 2 अलग अलग है, काशी विद्यापीठ और दूसरा जामिया मिलिया, जिसका अभी क्या नाम है? अलीगढ़ मुस्लिम। ठीक है, ये 2 उस समय के लिए था कि आप लोग इसमें जाइए, उन लोगों का बहिष्कार कीजिए। ठीक है, तीसरा, अब स्टूडेंट नहीं जाएगा तो और किसको भी नहीं जाना होगा? टीचर बाइकॉट स्कूल एंड मिडिल फैमिली क्या बताते? स्कूल एंड कॉलेज। मिडिल फैमिली बताया नहीं कि मिडिल फैमिली जो जिसमें छोटा मोटा सरकारी जॉब में हो कमाने वाला। ठीक है, फोर्थ, लॉयर बाइकॉट कोर्ट। लॉयर बाइकॉट
कोर्ट, ठीक है। इसका क्या मतलब है? हाँ, मतलब तुम देखो, यानी हर रूप से जो आप सहयोग कर रहे हैं सब अपना अपना सहयोग करना बंद कर दो, ठीक है। लॉयर, बाइकॉट, कोर्ट, आर्मी, हाँ सबको, ठीक है। आर्मी तो ऐसे ही विद्रोह पे उतर चुका था। और तो और जितना भी पार्टी है, जितना भी पॉलिटिशियन पार्टी था, अलग अलग पार्टी था, मुस्लिम लीग, ये लीग, वो लीग, लोकल लेवल पे बहुत सारा लीग था, मराठा, तो ये, तो जितना भी पार्टी था, पार्टी बाइकॉट इलेक्शन, किसको? इलेक्शन, प्रोविंशियल इलेक्शन जो होता था उसको बाइकॉट करो, ठीक है। इसमें एक पार्टी जो था वो बाइकॉट नहीं किया था, उसका नाम था जस्टिस पार्टी। क्या नाम था? याद रखना, एक्सेप्शनल में जस्टिस पार्टी इसका विरोध नहीं किया था, नहीं तो ये सब विरोध भी किया। एनसीएम के समर्थन में नॉन कन्वर्सन मूवमेंट के आंदोलन को बढ़ाने के लिए क्या किया ये सब? बच्चा स्कूल जाना छोड़ दिया, टीचर नौकरी छोड़ के चलो कि अब हम नहीं करेंगे काम। क्या हुआ? लॉयर भी क्या किया? बाइकॉट कर दिया, ठीक है। अब इसके कारण इम्पैक्ट क्या पड़ा? इकोनॉमी पे। उस समय इम्पैक्ट क्या पड़ा? इकोनॉमी पे। इसको भी लिखना है, एक बार इसको देख लो, मतलब लिख लो। सब लोग लिख लिए? अच्छा, ये जो हुआ ये तो नॉर्मली कोऑपरेट के लिए। अब कुछ तो होगा कि हम उसको इकोनॉमिक रूप से कैसे इफेक्ट दे, इम्पैक्ट क्या पड़ना चाहिए उस पर इकोनॉमिकली रूप से। किसी चीज, किसी भी आदमी को तुम अगर इकोनॉमिकली इफेक्ट नहीं डालोगे तो उसको ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो गांधी जी का जो विचार था, इकोनॉमिकली इम्पैक्ट क्या पड़ा, ये 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है, इसको एक बार याद कर लो। नहीं, टाउन में ही या पूरे इंडिया में गांधी जी का कहना था कि इकोनॉमिक रूप से, किस रूप से? इकोनॉमिक रूप से अंग्रेज को कमजोर कैसे, अंग्रेज को कैसे कमजोर किया जाए, इकोनॉमिक रूप से। इकोनॉमिक इम्पैक्ट फॉर द बाय द एनसीएम। इकोनॉमिक में देखो क्या क्या होगा, एनसीएम के द्वारा इकोनॉमिक इम्पैक्ट कैसे पड़ेगा ब्रिटिशर्स पे। तो उसमें गांधी जी, मतलब गांधी जी का कहना था सबसे पहले फॉरेन गुड्स क्या करना है? बाइकॉट करना है, कि विदेशी सामान का बहिष्कार करो, आप उसके सामान को खरीदो ही नहीं, ठीक है। लीकर शॉप का मतलब पता है? वो आके एक चीज का आदत लगवा दिया, वो था शराब। किसका? शराब। मतलब इस कदर अब आदमी उस समय तक होने लगा था कि शराब नहीं मिलता था तो आदमी सब चीज मान लेता था, लेकिन शराब तो चाहिए। लेकिन गांधी जी इसका भी हाँ, गांधी जी इसका भी बोले कि लीकर शॉप का, वो हमारे इस लीकर से बहुत पैसा कमा रहा है, ठीक है। थर्ड, फॉरेन ट्रेड्स, इसको बंद करो, व्यापार को बंद करो। हाँ, अपना अंदर व्यापार करो, उसके साथ व्यापार करना बंद कर दो। इसलिए कपड़ा फॉरेन गुड्स अलग है, फॉरेन ट्रेड्स अलग है, व्यापार यहाँ पे उस सामान का बहिष्कार करो। एक तरह से दोनों रिलेटेड है, अगर सामान का बहिष्कार हो गया तो ट्रेड का बहिष्कार अपने आप हो गया। फॉरेन क्लॉथ्स को जलाओ, फॉरेन क्लॉथ्स बर्न एंड अडॉप्ट खादी। खादी पता है ना। और इसी समय गांधी जी का नारा था कि इंडियन नेशनल के कमेटी में जो भी मेंबर है उसको नियम बनाया गया था कि दिन भर में 2000 सूता का मतलब होता है धागा टाइप का, खादी का यूज करना है, और जितने भी मेंबर हैं सबको खादी ही पहनना है। क्या करना है? खादी पहनना है, नियम बनाया गया था और लोग करते थे, इसलिए गांधी जी भी। और वहीं से उसी समय से चरखा और खादी सिंबल बन गया। चरखा किसका सिंबल बन गया? फ्रीडम का। किसका? फ्रीडम का, कि हम अपने सामान का यूज करेंगे, क्या है विदेशी सामान का यूज करेंगे। समझ में आ गया? यहाँ तक समझ में आ गया? ये सब क्या था? इकोनॉमिक इम्पैक्ट बाय द एनसीएम, ठीक है। एनसीएम के द्वारा उस पर प्रभाव डाला। हाँ, मर्चेंट को अदा कर दिया गया, सब चीज हो गया। ये सब समझ में आ गया कि किस तरह से उसके बिजनेस को यहाँ से प्रभावित किया जाए। यहाँ तक हो गया, ठीक है। अब देखेंगे लिमिटेशन ऑफ एनसीएम।
लेकिन कहाँ पे ये फेल हो जाता है टाउन में, ठीक है। लिमिटेशन का मतलब फेल्योर हो जाना। तो इसको पहले एक बार देख लो। लिमिटेशन, इसमें मतलब कि क्या कमी के कारण यहाँ पे ये फेल्योर खा रहा था। लिमिटेशन ऑफ नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। लिमिटेशन में क्या हो गया समझो, जो समुदाय एक्टिव था, कौन था, मिडिल फैमिली एक्टिव था, उसका नंबर कम था, यानी वो कम संख्या का आदमी था। मिडिल मैन का मतलब क्या, हर घर से छोटा मोटा नौकरी वाला आदमी कितना था उस टाइम में, एक तो ऐसे ही नौकरी का था, नौकरी नहीं मिल पा रहा था, तो मिडिल मैन लेस नंबर में था। क्या था, मिडिल फैमिली जो था, मिडिल फैमिली आर लेस इन नंबर, लेस इन नंबर, ठीक है। दूसरा क्या हुआ, विकल्प ज्यादा मिला नहीं। क्या हुआ, विकल्प मिला नहीं। मान लो बच्चों को स्कूल से छोड़वा दिया, अब 2 स्कूल खोलेंगे तो थोड़े ना पूरा भारत का बच्चा उसमें पढ़ लेगा या किसी खास जगह। टीचर्स मतलब बोला गया कि टीचर्स बाइकआउट करो, अब बाइकआउट करेगा लेकिन पैसा नहीं आएगा तो कितना दिन बाइकआउट, बच्चा स्कूल नहीं जाएगा तो कितना दिन बाइकआउट, तो इसका विकल्प मिला नहीं और ये प्रोटेस्ट लंबा चलता जा रहा था। तो इसमें क्या हुआ, फिर से स्टूडेंट्स बैक देयर स्कूल, हाँ, कहा कि इसको विकल्प नहीं मिला, तो स्टूडेंट्स रिटर्न देयर कॉलेज एंड स्कूल, ठीक है, कॉलेज एंड स्कूल। टीचर्स भी क्या हुआ, लॉयर्स, टीचर्स एंड लॉयर्स रिटर्न देयर ड्यूटी, ठीक है। यहाँ पे हुआ खाद ही एक्सपेंसिव हो गया। क्या हो गया, अब मान लो हम विदेशी कपड़ा का बहिष्कार तो कर रहे हैं, वो हमको मिल रहा था 10 रुपया में, ठीक, अब एक्सपेंसिव हो जाएगा खादी। अब जो चीज़ हम 10 रुपया में ठीक ठाक ले रहे थे, खादी 20 रुपया में। जैसे एक एग्जाम्पल बता रहे हैं, अभी हाल फिलहाल इंडिया में क्या हुआ था, चाइना के सामान का बहिष्कार, कोई भी मोबाइल का बहिष्कार किया, जिस मोबाइल से तू मैसेज करता था हाँ बहिष्कार, वो मोबाइल भी तो चाइनीज था। चूंकि चाइना हम लोग को 10,000 में वो चीज़ दे रहा था जो हमको चाहिए, अब हम एप्पल लेने जाएंगे, सक्षम रहेंगे? या कोई विकल्प है जो उस मोबाइल को न ले, सेम क्वालिटी का हमको उस चीज़ में दूसरा मिल जाए? नहीं ना है। तो जब विकल्प नहीं मिलेगा तो कहाँ से बहिष्कार हो पाएगा? इंडिया जितना भी युवक था या यूथ था, हाँ सब, कि हम इसका बाइकआउट करेंगे। कौन बाइकआउट किया? क्या कि 10,000 में अब लोग वहाँ से लेनेवो, और ठीक है, अब लेनेवो का 10,000 में मिल रहा है, और यही चीज़ तुम उसके विकल्प में अगर कोई मिले तब ना लोग बहिष्कार करे, मिलता ही नहीं है तो फिर से वही चीज़ पे आना पड़ता है। तो सेम यहाँ खादी का विकल्प, मतलब विदेशी कपड़ा का विकल्प खादी था, लेकिन इतना एक्सपेंसिव था कि लोग उसको इफोर्ड ही नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। अब इस इफोर्ट नहीं, एक्सपेंसिव था, तो उसमें क्या हुआ, एनसीएम यहाँ पे कमजोर पड़ने लगा। क्या होने लगा? कमजोर। तो वो 2 पॉइंट भी लिख देना, टीचर्स रिटर्न देयर, उसके बाद खादी इज मोर एक्सपेंसिव देन फॉरेन क्लॉथ, खादी इज मोर एक्सपेंसिव देन फॉरेन क्लॉथ। Foreign cloth, people can't afford. Can't afford. ठीक है, टीचर्स वाला लिख देना, टीचर्स एंड लॉयर। इफोर्ट नहीं कर पाया, ठीक है, समझ में आ गया? अब इधर देख लो, मूवमेंट इन टाउन्स हो गया, मूवमेंट इन कंट्री साइड। कंट्री साइड का मतलब रूरल एरिया, लोकल एरिया, मतलब रूरल एरिया जो गांव वगैरह है, जहाँ पे पता भी नहीं चल रहा है कि हमको क्या करना है, तो यहाँ पे भी कुछ तो होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया, इस मूवमेंट को। कितना पार्ट में? 4 पार्ट में। सबसे पहला जो मूवमेंट है एग्री, अच्छा, कंट्री साइड में हर जगह का नहीं, ये मेनली यूपी बिहार टाइप का, बंगाल तक का है, और उधर फिर आंध्र प्रदेश वगैरह, ठीक है।
एग्रीगेरियन राइट्स। एग्रीगेरियन राइट्स अभी बताएंगे क्या होता है, जिसमें किसान वगैरह कैसे विरोध किया। उसके बाद नाई, धोबी, बाइकॉट। नाई और धोबी पता है ना, नाई बार्बर जो बाल काटता है, ठीक है। धोबी जो कपड़ा धोता है, वाशर, ठीक है। नाई, धोबी, बाइकॉट, ठीक है। कहाँ पे हुआ ये भी बताएंगे। उसके बाद हुआ अवध किसान मूवमेंट या अवध किसान सभा। क्या हुआ, एक सभा बुलाया गया और उसमें बाइकॉट करने, इस दोनों को मिला के, इसमें थे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस वगैरह थे, और ये मिलके इसको बाइकॉट किए। फोर्थ था ट्राइबल। ट्राइबल्स का मतलब क्या होता है, जनजाति। क्या होता है, आदिवासी जिसको बोलते हैं। आदिवासी लोग। अब बोलो कि आदिवासी लोग, जनजाति लोग किस प्रकार से नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट करेगा, बताओ। उससे ऐसे भी तो उसका, उस आदिवासी लोग का क्या होता है, आम लोगों से उसका बहुत दूर का रहता है, वो हम लोगों से दूर रहना चाहता है। जितना भी आदिवासी है वो अपने ज़िंदगी में खुश है, हम लोगों से दूर भागना चाहता है। मतलब हाँ, वो जंगल में ही रहेगा। अब जिसे तुमको सुन के लगा कि कैसे करता है, उसका काम ही है जंगल में लकड़ी काटना, पत्ता चुनना, शाम में उसी को जला के और कुछ मिल गया तो बना के खा लेना। तुम उसको कितना भी कोशिश करो कि अरे सोफा है चलो, उसको उसमें मज़े नहीं आएगा। अलग अलग प्रकार की जनजाति है। एक घुमक्कड़ जनजाति होता है, अलग अलग। अभी भी तुम लोग को पता नहीं होगा, मेघालय में 3 प्रकार का जनजाति है, गारो, खासी और जयंतिया। उसमें से एक जनजाति है जो हम लोग की तरह कपड़ा नहीं पहनता है। ऐसा नहीं कि उसके पास अवेलेबल नहीं है, उसको दिया जाता है, लेकिन उसको उसमें आनंद ही नहीं आता है। वो अभी भी पत्ता वगैरह को लपेटता है। किसको, पत्ता। अलग बात है कि उस पत्ता को बकरी खा जाए तो फिर बेचारा रोड पे आ जाए, लेकिन क्या होगा उसका है। अंडमान निकोबार में अभी बताए थे ना कि एक जनजाति है जिसका जनगणना होता है, तो उस आदमी से दूर भागता है। तो जनगणना होता है तो एक प्रकार का फूल को मतलब वहाँ के समुद्री इलाके में छोड़ा जाता है। जब वो सब उस स्मेल को देखने आता है तो एक आधों को पकड़ के कि काउंट करना, और काउंट करके उसका जनगणना किया जाता है। नहीं तो आदमी को देख के भागता है, ठीक है। आदमी का भी शिकार करता होगा वो? नहीं, आदमी से दूर रहना चाहता है। उसको भी पता है कि लोग भाई सज्जन पुरुष हैं, लेकिन उसको इसमें रख दो, उसको सोफा एसी रूम में बैठा दो, मन ही नहीं लगेगा। इसका लैंग्वेज भी चेंज होगा अपना, सबका अपना लैंग्वेज है, अपना रहने का तरीका है। अब जो घुमक्कड़ जनजाति है, घुमक्कड़ जनजाति को एगो घर बना के तुम दे दो बंगला, मजे नहीं आएगा उसको। अब सबका अलग अलग लैंग्वेज है, ठीक है। अब देखो हुआ क्या, अब इसका समझो। क्वेश्चन यहाँ से क्या पूछेगा, ब्रिटिशर्स एक पॉलिसी लाया, फॉरेस्ट लॉ। क्या लाया, लॉ लाया। क्या लाया, फॉरेस्ट लॉ। उसमें वो नियम निकाला कि जितने भी जनजातीय या आदिवासी लोग हैं जंगल को नहीं काटेंगे। क्या करेंगे, जंगल को नहीं काटेंगे, पत्ते को नहीं चुनेंगे, मतलब उसको रोक लगा दिया। अब जो आदमी जिस चीज़ के से जीता है उसी पर रोक लगा देगा। तो ये लोग को क्या हुआ, प्रॉब्लम होने लगा कि भाई एक तो हम लोग इसी से, हम कौन चीज़ मांग रहा है कि आप चावल प्रोवाइड कीजिए और गेहूँ प्रोवाइड कीजिए, आप जलावन नहीं लेने दीजिएगा, तो हम कैसे करेंगे, कैसे जिएंगे। तो इसके एक हीरो आए, ये मेनली आंध्र प्रदेश एरिया के थे। हाँ, अल्लूरी सीताराम राजू। क्या नाम था, अल्लूरी सीताराम राजू। इसमें क्या हुआ था, लॉ समझ में आ गया। इसमें क्या हुआ था, फॉरेस्ट लॉ, जिसमें क्या हो गया था, रोक लगा दिया था। किस पे, पत्ता पे, पत्ता लेना, लकड़ी वगैरह चुनना। इसमें एक आया आदमी, बोले कि क्या हो रहा है, तुम लोग के साथ नाइंसाफी हो रहा है। वो तो बोला कि हाँ, ये तो पहला ऐसा आदमी है कि आप मेरे दुख दर्द को समझ रहे हैं। तो बोला, और उसका नाम था अल्लूरी सीताराम राजू। नाम याद रखना, पूछेगा, अल्लूरी सीताराम राजू। क्या है, अल्लूरी सीताराम राजू। यही बने हेड, और ये जितने भी आदिवासी लोग था उसको लेके प्रोटेस्ट पे निकल दिए और बोले कि ऐसे प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, गोरिल्ला वार होगा। क्या होगा, गोरिल्ला वार पता है क्या होता है, छुप छुप के लड़ना।
जैसे तुम डायरेक्ट लड़ेगा तो नहीं जीतने देगा। तो जैसे तुम सोया हुआ है, अटैक कर देगा। तुम कहीं से जा रहा है, पुल तोड़ दिया, अब तुम जाओ फंसो, कैसे आएगा? सोया हुआ है, क्या तुम जा रहा है, तुम छुपा हुआ है, तुम पर अटैक कर दे। इस प्रकार के युद्ध को क्या बोलते हैं? कौन बोले थे? अलूरी की इस तरह से अब युद्ध करना होगा, ठीक है। तो इससे सहयोग तो कुछ ऐसे भी इसका कोऑपरेट वाला कुछ सिस्टम था नहीं, लेकिन विरोध तो कर सकता था। ये किया, समझ में आ गया। तो ट्राइबल क्या करेगा? गोरिल्ला युद्ध, पकड़ाएगा तो मार खाएगा, नहीं तो पकड़ाएगा तब ना, ठीक है। वो लोग तो डायरेक्ट लड़ता था, याद होगा बिरसा मुंडा वगैरह पहले का 1899 में हुआ था, तो सब हुआ था। उन लोग को भी बहुत ऐसे हैं जिनको फांसी वगैरह मिला हुआ है, ठीक है, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग को अभी नहीं पढ़ना है। हम लोग को जो सिलेबस में क्या है? अलूरी सीताराम राजू। सेकेंड है एग्रीगेरियन राइट्स। यहाँ पे क्या होता है? मेनली नॉर्थ इंडिया में, खास के यूपी, बिहार, बंगाल के रीजन में किसान लोग विरोध कर देता है। क्या? पीजेंट्स वगैरह। कौन? पीजेंट्स। उनका विरोध क्या था समझो। पहला, उनके पास अपना कोई अधिकार ही नहीं है कि क्या खेती करना है, किस जमीन पे। हाँ, उनके पास कोई अधिकार नहीं था, ठीक है। उनसे बेगारी करवाया जाता था। बेगार क्या? बेगार का मतलब बिना पैसा दिए काम करवाना। नहीं होता है कि अरे ये कर देना, तो उसी को बोलते हैं बेगार। तो क्या होता था इसमें? क्या लिखेंगे एग्रीगेट राइट्स में? पीजेंट्स। कौन लोग? पीजेंट्स एंड वर्कर्स। वर्कर्स बाइकॉट। बाइकॉट का है किया, क्या है कि ये अपने उद्देश्य से किया। ऐसा नहीं कि इसको नॉन कॉर्पोरेट से मतलब था, इसका अपना उद्देश्य था। इसका उद्देश्य क्या था? इसको ऐसा महसूस होता था, इट फील्स आई हैव नो राइट, मेरे पास कोई अधिकार ही नहीं है, नो राइट्स, ठीक है। उसके बाद इसके पास दूसरा और क्या था? बेगार करवाया जाता था। क्या करवाया जाता था? यानी बिना पैसा दिए काम करवाना, जबरन नहीं होता था। हाँ हाँ, खाना पीना दे दिए तो उससे तुम्हारा होगा। पैसा चाहिए कि नहीं कैश के रूप में? अभी भी तुम बाहर जाता है तो खाली खाना खिलाएगा रोज, तो तुम हो जाएगा कि तुमको इनकम चाहिए, पैसा। तो ये सब के कारण एग्रीगेरियन क्या कर दिया? विरोध। अब यहाँ पे विरोध किया तो इसमें भी कोई लीडर होना चाहिए। तो इसमें जो लीडर था उसका नाम लिख दो, बाबा रामचंद्र। क्या? बाबा रामचरण। वर्किंग विदाउट मनी। हाँ, बेगार लिख देना, उसमें लिख देना बेगार, ठीक है। इसका मतलब ये होता है वर्किंग विदाउट मनी, या तुमको मन नहीं है फिर भी करवाएगा, खेत में ही कर देना, ये ही कर देना, ठीक है। नहीं करेगा तो अभी ना तुम फ्रीडम है, उस टाइम ऐसा नहीं होता था कि नहीं करेंगे, ठीक है। समझ में आ गया? अच्छा, इसके लीडर कौन थे? बाबा रामचरण। यहाँ पे देखो, नाई धोबी बाइकॉट। इसका मतलब इसमें बोला, मतलब गांधी जी के द्वारा बताया गया और यहाँ के लोगों के द्वारा कि मेन तो आप ही लोग हो। अगर आप बाइकआउट कर देते, उन लोग का कहीं से कुछ नहीं होगा। काहे कि उन लोग का बाल फिर काटता कौन? अपने में अपने थोड़े काटेगा, तो बेचारा सब बाबा जी। दूसरा, कपड़ा नहीं धोएगा तो ऐसे ही परेशान हो जाएगा। तो आप लोग बाइकआउट करो, और ये लोग बाइकआउट कर दिया, जिससे उस पर थोड़ा सा इफेक्ट पड़ा भी था, ठीक है, कि तुम लोग दोगुना पैसा लो, तिगुना लो, इससे बोलता था, ठीक है। लेकिन बाइकआउट तो बाइकआउट। अवध किसान क्या हुआ? इस दोनों को मिला के एक कमिटी बनाया गया। अवध, अवध कहाँ है? यूपी में एक जगह है। अवध कहाँ है? यूपी में एक जगह है वहाँ पे। और इसको कौन हैंडल किए थे? जवाहरलाल नेहरू। कौन? जवाहरलाल नेहरू। और यहीं पे हुआ कि हाँ हम लोग मिलके बाइकआउट करेंगे। इसमें कौन कौन मिले थे? बाबा रामचरण। इस यहाँ पे कौन कौन मिले? जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचरण। और इस मिलके यहाँ के किसानों को भी क्या किए? मोटिवेट किए और समर्थन में लिए। पीजेंट्स का मतलब किसान होता है, और फार्मर्स एक किसान वो होता है जो सिर्फ खेत में काम करता है। ऐसा नहीं कि उसका खेत हो या ना हो। हाँ, ठीक है, ये ठीक था। यहाँ पे नॉर्मल जिसका जमीन भी था, लैंडलॉर्ड्स जो था, उसको भी अपने अंदर लिए। तो यहाँ पे कंट्री साइड में बहिष्कार क्या चल रहा था? समझ में आ गया? एक पॉइंट है स्वराज इन प्लांटेशन।
क्या है? स्वराज इन प्लांटेशन। यहाँ पे भी देखेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। समझ में आ गया ना? तो एग्रीगेटर्स के लीडर कौन थे? बाबा राम चंद्र। क्या नाम? बाबा राम चंद्र। चरण नहीं, चंद्र, गलत हो गया था। और यहाँ पे अवध किसान को कौन किए? जवाहरलाल नेहरू भी और बाबा रामचंद्र जो यहाँ थे, दोनों मिलके अवध के किसान को भी मिला लिए और फिर क्या किए? इसको आगे बढ़ाए। आगे जाके ये भी फेल हो गया, उतना सक्षम नहीं हुआ। अब हम लोग देखेंगे स्वराज इन प्लांटेशन। इसका क्या है, इसको समझ लो। प्लांटेशन, अच्छा, इसमें एक रूल आया था 1859 में, ठीक है, इमिग्रेशन एक्ट आया था। क्या आया था? इसमें क्या था, बताया गया था, मतलब कि जो भी प्लांटेशन फील्ड है, क्या है? अच्छा, प्लांटेशन फील्ड का मतलब, प्लांटेशन का मतलब एक ही प्रकार के पौधे, जैसे टी, चाय बागान हो गया, केला का बागान हो गया, ठीक है, इस प्रकार कॉफी बागान, तो इस प्रकार का फील्ड। तो उसमें क्या एक्ट आया कि जो भी आदमी काम करेंगे वो फील्ड से बाहर नहीं जाएंगे। क्या होगा? और ये नहीं कि आजकल 6-6 महीना तक रहना पड़ता था, फील्ड से आउट नहीं होना है। अब उनका ये कहना था कि लोग चोरी कर लेता है। क्या कर लेता है? होता भी होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसा रूल जिसमें जाना ही नहीं था। तो क्या हुआ, ये मेनली असम बंगाल वगैरह के एरिया में हुआ। उसमें क्या हुआ, ये जो फील्ड था, क्या था? फील्ड, इसमें से कुछ वर्कर्स, प्लांटेशन फील्ड, किसमें से? प्लांटेशन फील्ड, इसमें से कुछ वर्कर मूव आउट कर गए। क्या कर गए? मूव आउट। जिनको मना था जाना, क्या था? मना था जाना, वो मूव आउट कर गए। जैसे ही मूव आउट किए, रास्ते में पुलिस मिला और उनको पीट दिया, मारने दिया, पीट दिया। क्या किया? पीट दिया। अब इसके कारण वो लोग भी क्या हो गए? विरोध में आ गए कि हम अपने ही घर को जाने में सक्षम नहीं है, उनको वहीं पे रहना, वहीं पे, तो उब गया था आदमी। तो इसमें झड़प हुआ और फिर ये लोग भी क्या हो गए? विरोध में आ गए। क्या आ गए? विरोध में आ गए। यहाँ तक समझ में आ गया? तो स्वराज इन प्लांटेशन का मतलब क्या था कि एक एक्ट आया था जिसमें इनको मूव आउट नहीं करना था। कुछ वर्कर्स मूव आउट किए, रास्ते में पुलिस आया, ऑन द वे पुलिस केम एंड दे आर बीटन बाय पुलिस, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ? विरोध में झड़प हुआ और यहाँ पे मतलब आंदोलन बढ़ गया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया? हुआ क्या कि आगे चल के अभी हम लोग पढ़ेंगे, ये भी फेलियर हो गया। इसको कल पढ़ेंगे, बस छोटा सा बता देते कि हुआ क्या। ये भी फेलियर हो गया। ये सब चल ही रहा था, लोग जगह जगह पे आंदोलन कर ही रहे थे कि, और गांधी जी का तो पहले बता चुके थे कि कोई भी आंदोलन तब तक चलेगा जब तक उसमें अहिंसा रहेगा। जैसे ही हिंसा हुआ, वायोलेंस आया, क्या होगा? खत्म, आंदोलन मूवमेंट को क्लोज। गोरखपुर जगह है जहाँ से अभी योगी आदित्यनाथ हैं। गोरखपुर के बगल में एक जगह है चौरा चौड़ी। क्या है? चौरा चौड़ी। वहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा था, कुछ पुलिस वाले आए और प्रोटेस्टर को क्या किए? पीट दिए। क्या किए? पीट दिए। ये दिन था 5 फरवरी 1922 को। कौन सा दिन? 5 फरवरी 1922 को पीट दिया। प्रोटेस्टर थोड़ा सा हट गया। 1 घंटा बाद और अत्यधिक मात्रा में प्रोटेस्टर आया। क्या आया? अत्यधिक मात्रा में। फिर पुलिस आया। वो प्रोटेस्टर न इधर सोचा, न आओ देखा, न ताओ, सारे पुलिस वाले को पकड़ के थाना में बंद कर दिया और आग लगा दिया, जिसमें 22 पुलिसकर्मी क्या हुआ? जिंदा जल गया। क्या हो गया? जिंदा जल गया। हाँ, ब्रिटिशर्स थे, जिसमें 22 पुलिसकर्मी का जिंदा, ऑफिशियली है, ज़्यादा होगा इसका मैटर नहीं है, लेकिन वही होगा। वायलेंस मतलब क्या होता है? हिंसा मतलब कि हथियार उठा लेना। नॉन वायलेंस मतलब अहिंसा, मतलब हम किसी को चोट नहीं पहुंचाएंगे, अपने बातों से मनवाना है, ठीक है, जो गांधी जी का था। यहाँ पे ये हुआ, गांधी जी से दुखी हो गए और जस्ट 12 फरवरी को नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को क्या कर लिया? विड्रॉ कर लिया। क्या कर लिया? विड्रॉ मतलब खत्म कर दिया। तो इसको हम आगे करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।